नमस्ते दोस्तों, मैं दविंदर सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिंप्लीफाइंग जीएसटी. That has been the mantra over my YouTube channel while explaining various case laws, circulars, GST provisions, etc. Friends, today we are going to discuss very important case. The case name reads Deepan Roadway versus डिप्टी स्टेट टैक्स ऑफिसर. दोस्तों, इस केस के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ और बात करता हूँ, एक बात की जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस बात को माना हुआ है. भारत के आज़ाद होने से पहले एक प्रीवी काउंसिल हुआ करती थी 1936 के अंदर, और उन्होंने नज़ीर अहमद वर्सेस किंग एम्परर में एक बात को कहा था कि जहाँ पर जिस काम को जिस तरह से किया जाना चाहिए उस काम को उसी तरह से किया जाना चाहिए और किसी भी तरह से नहीं किया जाना चाहिए. मैं इंग्लिश में भी इसी बात को बोलता हूँ, द वे एन एक्ट शुड बी डन, द सेम एक्ट शुड बी डन इन दैट पर्टिकुलर मैनर ओनली एंड नॉट इन एनी अदर वे. अगर कानून में किसी बात को किसी तरह से करने का ढंग लिखा हुआ है तो उस काम को उसी ढंग से करना चाहिए और किसी ढंग से नहीं करना चाहिए. और एक बात और भी बहुत ज़्यादा बोली जाती है, या तो काम को पूरी तरह से करो या बिल्कुल मत करो. देयर शुड नॉट बी एनी हाफ मेजर्स. तो ये बात प्रीवी काउंसिल ने कही थी 1936 में नज़ीर अहमद वर्सेस किंग एम्परर के केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को फॉलो किया था चंद्र किशोर झा वर्सेस महावीर प्रसाद वाले केस में, और यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस महेंद्र सिंह वाले केस में भी फॉलो किया था, जिस केस में एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ था कि एक एग्ज़ाम को किस लैंग्वेज में करना है और आंसर शीट को किस लैंग्वेज में फिल करना है, किस भाषा में आंसर देने हैं. बट जो रिस्पोंडेंट है इस केस में वो पहले हाई कोर्ट अप्रोच किया, हाई कोर्ट ने उसके फेवर में डिसीजन दे दिया. तो जो रिस्पोंडेंट उस केस में, जब वो पहले पिटिशनर था बाद में रिस्पोंडेंट बना, तो इस केस में जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया था महेंद्र सिंह के फेवर में, तो यूनियन ऑफ इंडिया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स किया और कहा कि जब एडवर्टीजमेंट में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि किस भाषा में करना है तो उसी भाषा में ही आंसर करना चाहिए था, किसी और भाषा में आंसर नहीं करना चाहिए था. और एक केस और भी है, चेराकुरा मनी वर्सेस चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश में, और उसके बीच में ये लिखा था कि कोई डेविएशन फ्रॉम प्रोसीजर अलाउड नहीं होना चाहिए. ये भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है. दोस्तों, इन सारी बातों को डिस्कस करने का पर्पज़ ये था कि जिस केस पर मैं मूव करने वाला हूँ वो केस भी कहीं ना कहीं इन्हीं तथ्यों को और इसी प्रिंसिपल के ऊपर टिका हुआ है. इस केस में ये हुआ कि दीपन रोडवेज वालों की जो गाड़ी जा रही थी उस गाड़ी को रोका गया. सेक्शन 129 में ऑर्डर ऑफ डिटेंशन दिया गया 26 अक्टूबर 2022 को. जो ऑर्डर ऑफ डिटेंशन, यदि हमें सर्कुलर 41 को फॉलो करें तो जो ऑर्डर ऑफ डिटेंशन दिया जाता है वो दिया जाता है MOV 06 के अंदर, और शोकोज नोटिस दिया गया पेनल्टी का 31 अक्टूबर 2022 को. और अगर हम सर्कुलर 41 में देखें तो जो शोकोज नोटिस दिया जाता है वो दिया जाता है MOV 07 में, और जो ऑर्डर पास किया गया पेनल्टी जिसमें कंफर्म की गई वो की गई 10 नवंबर 2022 को. और जो ऑर्डर पास किया जाता है वो MOV 09 में सर्कुलर 41 के अंदर ये सारी बातें लिखी हुई हैं. तो जो ऑर्डर ऑफ डिटेंशन दिया गया 26 अक्टूबर 2022 MOV 06, शोकोज नोटिस जो दिया गया 31 अक्टूबर 2022 MOV 07, और ऑर्डर ऑफ पेनल्टी जो दिया गया, जो पास किया गया, वो पास किया गया 10 नवंबर 2022 MOV 09. अब यहाँ पर मैं अगर सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 की बात करूँ तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ डिटेंशन और शोकोज नोटिस के बीच में 7 दिन से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए. इट शुड बी इशूड विद इन 7 डेज. तो अगर मैं पहली 2 डेटों को देखूँ, 26 अक्टूबर 2022 ऑर्डर ऑफ डिटेंशन और शोकोज नोटिस 31 अक्टूबर 2022, तो वो 7 दिन के अंदर है. सो सेक्शन 129(3) इज कंप्लाइड विद एज फार एज इशूइंग ऑर्डर ऑफ डिटेंशन एंड शोकोज नोटिस इज कंसर्न. बट दूसरी चीज को देखें, जहां शोकोज नोटिस जारी किया गया था 31 अक्टूबर को, पर ऑर्डर जिसमें पेनल्टी को कंफर्म किया गया, पेनल्टी लगाई गई, पेनल्टी इंपोज की गई, वो किया गया 10 नवंबर 2022 को. और सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 में यह भी लिखा हुआ है कि शोकोज नोटिस और ऑर्डर विद इन 7 डेज इशू किया जाएगा. जो ऑर्डर इशू किया जाएगा वो विद इन 7 डेज ऑफ इशूइंग शोकोज नोटिस इशू किया जाएगा. तो जहां पर जो समय जो लिया गया इस केस के अंदर वो 10 दिन था, 31 अक्टूबर 2022 और 10 नवंबर
2022, मतलब 7 दिन के अंदर ऑर्डर ऑफ पेनल्टी इशू नहीं किया गया। तो सेक्शन 129 सब सेक्शन 3 को ऑफ कोर्स फॉलो नहीं किया गया। तो जो पिटिशनर है जिसके ऊपर पेनल्टी लगाई गई थी, उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट को अप्रोच किया और मद्रास हाई कोर्ट ने 2 पुराने केसेस का हवाला देते हुए, जो 2 पुराने केसेस हैं, उद्यम स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड जिसकी जजमेंट जो आई थी वो आई थी 28 दिसंबर 2022 को, और एक और जजमेंट डीके एंटरप्राइजेस जिसकी जजमेंट आई थी 29 अगस्त 2022। और डिपार्टमेंट ने इन दोनों डिसीजन के अगेंस्ट में कोई अपील फाइल नहीं की है। तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट मान गया है कि इन केसेस के अगेंस्ट में अपील फाइल नहीं करनी है। और ये जो केस है जो मैं आपके साथ आज डिस्कस कर रहा हूँ, ये काफ़ी लेटेस्ट है, 23 जनवरी 2023 का केस है जो जजमेंट डिलीवर की गई है। तो उन्हीं बातों को आगे लाया गया कि जहाँ पर जिस काम को लॉ में अगर किसी तरह से लिखा गया है तो उसको उसी तरह से करना चाहिए और उसके बीच में कोई डेविएशन अलाउड नहीं है। तो ऐसा हमारे साथ भी काफ़ी केसेस में होता है कि गाड़ी को पकड़ लिया जाता है, तो वी हैव टू सी कि ऑर्डर ऑफ डिटेंशन और शोकॉज नोटिस में 7 दिन से ऊपर का समय तो नहीं है, या फिर शोकॉज नोटिस और ऑर्डर ऑफ पेनल्टी इंपोज करने के बीच में भी जो समय है वो कहीं 7 दिन से ज़्यादा का तो नहीं लिया गया। वहाँ पर वही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, प्रीवी काउंसिल की जजमेंट, उनका सहारा, और इन 3 केसेस का, दीपन रोडवेज, उद्यम स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड और डीके एंटरप्राइजेस, इन सब केसेस को रेफर करते हुए हम अपने क्लाइंट को बचाकर ला सकते हैं कि जो पेनल्टी उसके ऊपर लगी होगी उसको क्वैश कराने में ये केसेस हमारी हेल्प करेंगे। तो इस केस में भी जो शोकॉज नोटिस और जो ऑर्डर ऑफ पेनल्टी है उसको क्वैश कर दिया गया, क्योंकि दोनों के बीच में जो गैप था वो 7 दिन से ज़्यादा का था। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये केस लॉ आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए और आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगा। धन्यवाद।